अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिएक्ट नेटिव कस्टमाइजिंग थीम्स, एप्लीकेशन स्ट्रक्चर और डिपेंडेंसीज को किस तरह मैनेज करना है उससे रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है। डेफिनेशन आ जाती है रिएक्ट नेटिव की कि रिएक्ट नेटिव बेसिकली क्या है कि एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, और जिसमें हम जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है। और सेकेंडली अगर हम थीम्स की बात करें तो इसमें हम बिल्ट इन थीम्स भी यूज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज थीम्स भी कर सकते हैं। मतलब कि आप अपना थीम भी बना सकते हैं। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम्स होते हैं वो हमारे पास ऐप के अंदर दो होते हैं, ठीक है, लाइट एंड डार्क थीम। इसके अलावा आप अपना भी कोई थीम अगर बनाना चाहते हैं ऐप के अंदर तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल शो कैसिंग बेसिक रिएक्ट नेटिव ऐप स्ट्रक्चर विद थीम कस्टमाइजेशन। ठीक है, कि आप जो है वो किस तरह आपने देखें जब भी आप ऐप बनाते हैं तो उस ऐप के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि जिस तरह ट्री बन रहा होता है कि एक फोल्डर के अंदर कौन सा सब फोल्डर है, ठीक है, डिफरेंट जो फोल्डर्स आप यूज़ कर रहे होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट में आपके पास क्या रहता है, अंडरस्टैंडिंग थीम्स। कि थीम्स को अंडरस्टैंड करना है तो उसमें जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दो टाइप्स के थीम्स का डिफॉल्ट होते हैं, लाइट थीम एंड डार्क थीम। ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड थीम होता है वो कौन सा होता है, आपके पास कस्टम थीम होता है, जो कि खुद अगर आप थीम के अंदर कोई कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, अपना थीम बनाना चाहते हैं, कोई कलर आपने ऐड करना है, किसी भी कलर का आपको थीम बनाना चाहते हैं तो आप वो उसमें बना सकते हैं। ठीक है। तो थीम जो होते हैं वो बेसिकली क्या है, प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं कि ऑलरेडी बिल्ड इन स्टाइल्स बने होते हैं। और इसके अंदर यू आई कंपोनेंट्स होते हैं। यू आई कंपोनेंट से क्या मुराद है कि आपके बटन्स हैं, नेविगेशन कंटेनर्स हैं, ठीक है, हेडर्स फोटर्स हैं, जो कि ऑलरेडी बने होते हैं। आपने जस्ट क्या होता है, लाइब्रेरी उनकी इंपोर्ट करनी है और उन कंपोनेंट्स को आपने यूज़ करना होता है। ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में किस तरह आ सकता है कि सिंपल थीम फाइल विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स। बेनिफिट्स ऑफ थीमिंग में सबसे पहले क्या आ जाता है कि जब भी आप कस्टम थीम बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने जो डिज़ाइन है वो कंसिस्टेंट रखना है। कंसिस्टेंट से कंसिस्टेंट मींस कि अगर एक स्क्रीन के अंदर आपने कलर स्कीम्स और उसका स्टाइल या बटन्स का स्टाइल्स जो रखा है वो सारी स्क्रीन्स के अंदर थ्रू आउट द ऐप, वो आपका जो का पूरा यूआई डिज़ाइन है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक स्क्रीन जो है वो उसके अंदर डिज़ाइन कोई और रखा हुआ है और नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर आपने कलर भी चेंज कर दी है, बटन्स के स्टाइल्स भी चेंज कर दिए हैं, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने चेंज करनी है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने जो अपनी ऐप का डिज़ाइन है वो कंसिस्टेंट रखना है। सेकंड आ जाता है यूज़र एक्सपीरियंस एनहेंसमेंट। ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस एनहेंसमेंट में क्या है, इम्प्रूव्स नेविगेशन एंड रीडेबिलिटी। इम्प्रूव्स नेविगेशन एंड रीडेबिलिटी के नेविगेशन इजी हो, आपको समझ आ रही हो कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाना है तो किस बटन से आप जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर नेविगेट करेंगे। और जो कॉन्टेक्स्ट आपने उसके ऊपर लिखा हुआ है, लाइक जो जो भी आपने उसके ऊपर आप कह लें कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या फॉन्ट लिखा हुआ है उसको आप क्या कर सकें, इजीली आप उसको रीड कर सकें। इस तरह का जो है ना टेक्स्ट नहीं होना चाहिए कि आपको रीडेबल ही ना हो। आपने डार्क बैकग्राउंड के ऊपर डार्क ही फॉन्ट रखा हुआ है या लाइट के ऊपर लाइट फॉन्ट रखा हुआ है तो उस केस में क्या होगा कि रीडेबिलिटी जो है वो ठीक नहीं होगी। तो आपने इस तरह के जो है ना वो डिज़ाइंस को पिक करना है या इस तरह का डिज़ाइन रखना है ऐप का कि जिसके अंदर फॉन्ट की रीडेबिलिटी इजीली हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ब्रांड आइडेंटिटी अलाइनमेंट। थर्ड पे आ जाता है ब्रांड आइडेंटिटी अलाइनमेंट।
इसमें क्या आता है कि आपने एक ही, फॉर एग्जांपल जिस तरह अब एप्पल वाले हैं, तो उन्होंने उनका जो ब्रांड है, उन्होंने अपने ब्रांड का जो लोगो रखा हुआ है वो एक ही रखा हुआ है। जब से उनकी जो है कंपनी लॉन्च हुई है, या उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उस सब में उन्होंने जो है वो एप्पल जो है वो एप्पल जो जिस तरह आपने थोड़ा सा एप्पल को क्या किया हुआ है, बाइट किया हुआ है, तो वो बाइट फॉर्म में एप्पल जो है वो उनका लोगो है, और उन्होंने वो उसको सेम ही रखा हुआ है। इस तरह नहीं है कि पहले वर्जन में जो उन्होंने अलग कोई लोगो जो है ना लॉन्च किया था, और जैसे ही जैसे उन्होंने अपडेट किया तो उन्होंने लोगो भी अपडेट कर दिया है, या लोगो बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। तो इस तरह नहीं है, उन्होंने जो अपनी ब्रांड का इमेज है वो कंसिस्टेंट रखा है थ्रू आउट दी होल प्रोडक्ट्स, या जब से उन्होंने स्टार्ट किया है अपने बिजनेस को तब से लेके अब तक उनका जो ब्रांड जो है, या उनकी जो कंपनी है, या उनका जो बिजनेस का एक क्या कहते हैं कि एक लुक होती है, या एक जो है रिप्रेजेंटेशन है, वो सेम रखी हुई है। ठीक है, उसको चेंज नहीं किया। तो जो आपकी ऐप होनी चाहिए वो वेल थीम तभी होगी कि उसके अंदर प्रॉपर अलाइनमेंट होगी, हुई भी होगी, प्रॉपर जो फॉन्ट है उसका साइज, उसका कलर बहुत मैटर करता है, फिर प्रॉपर जो नेविगेशन हो रही हैं बिटवीन मल्टीपल स्क्रीन्स, वो समझ आ रही हैं। ठीक है, यूज़र जो है उसको जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए। और फॉर्मेट भी सब स्क्रीन्स के ऊपर सेम रखा हुआ है, थीम्स भी सेम, मतलब कलर स्कीम भी सेम रखी हुई है। पहली स्क्रीन के ऊपर जो आपने लेट्स से के ब्लैक एंड जो है ना गोल्ड कलर रखा हुआ है, तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर या थ्रू आउट द ऐप आपने ब्लैक एंड गोल्ड कलर ही यूज़ किया हुआ है। इस तरह नहीं है कि एक स्क्रीन के ऊपर कोई और कलर है, नेक्स्ट के ऊपर चेंज हो गया है, फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर अगर आपकी कोई और स्क्रीन है तो उसके ऊपर जो है वो अलाइनमेंट, पैडिंग, कलर स्कीम सारी की सारी चेंज होगी हैं। ठीक है। तो आपने अपनी ऐप के अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आ जाते हैं। उसमें क्या है, क्रिएटिंग अ कस्टम थीम। ठीक है, मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो ऐप के होते हैं आपके पास ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, डार्क एंड लाइट मोड या डार्क एंड लाइट थीम्स होते हैं। और इसके अलावा आप अपना भी थीम क्रिएट कर सकते हैं जिसको कस्टम थीम कहते हैं। ठीक है, कस्टम थीम में क्या है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर स्कीम रख सकते हैं, बटन्स का स्टाइल्स रख सकते हैं, उसके ऊपर कोई एनिमेशन के इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह टचेबल हाईलाइट आप कर रहे हैं, या टचेबल ओपेसिटी के अंदर आप कोई अलर्ट वगैरह जनरेट कर रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। ठीक है। तो अपनी ऐप के अंदर आप मॉडिफिकेशन, या अपने थीम के अंदर आप अपनी मर्जी से जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि आपकी जो ऐप की लुक है वो एक अट्रैक्टिव हो। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है वो डिफरेंट कस्टम थीम्स को की लाइब्रेरीज को यूज करके अपना स्टाइल जो है वो उस थीम के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इम्प्लीमेंटिंग अ डार्क थीम विद स्टाइल शीट। थीम तो डार्क है लेकिन उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल अपना कोई कलर ऐड कर रहे हैं, लेट्स से कोई ऑरेंज कर रहे हैं, पिंक कर रहे हैं, गोल्डन कलर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पर्पल कलर ऐड कर रहे हैं, तो आपका वो एक कस्टम थीम बन जाएगा। तो ये आप थीम भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर। अच्छा, थीम के लिए फिर आप यूज करते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, या कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो होती है वो यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बेसिकली ये होता है कि ये डेटा को कंपोनेंट ट्री ट्री के थ्रू अलाउ करती है विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग। ठीक है, प्रॉप मतलब प्रॉपर्टीज ड्रिलिंग नहीं होती। प्रॉपर्टीज ड्रिलिंग का क्या मुराद है कि जिस तरह पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट होता है कि जो है चाइल्ड इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम पेरेंट, एंड पेरेंट इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रॉप ड्रिलिंग में आती हैं। और कॉन्टेक्स्ट एपीआई प्रॉप ड्रिलिंग का कंसेप्ट यूज़ नहीं करता। डायरेक्ट जो है वो जिस कंपोनेंट से, जिस फाइल से जो डेटा उठाना होता है, जो थीम उठाना है, वो एज इट इज़ वहाँ से वो पिक कर लेता है। ठीक है, रैंडमली पिक कर लेता है। और रीयूजेबिलिटी इसमें होती है, मतलब कि आप बार बार ऐप को ओपन कर रहे हैं तो बार बार आपका थीम जो है वो रीलोड नहीं हो रहा। वन टाइम आपने प्रॉपर्टीज गेट कर ली हैं तो वो आपको बार बार जो है वो ऐप के डिज़ाइन के अंदर शो हो रही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं थीम प्रोवाइडर कंपोनेंट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटिंग अ थीम प्रोवाइडर कंपोनेंट। उसके बाद आता है अप्लाइंग थीम्स अक्रॉस द ऐप यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है वो आप
क्या करते हैं, थीम प्रोवाइडर यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें यूज थीम हुक यूज होता है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये प्रॉपर्टीज यूज हो रही होती हैं, थीम प्रोवाइडर और यूज थीम हुक जो है वो इसमें यूज हो रही होती है। हमारी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो। अफान। ओके। सर डायनामिक। अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी, अभी आ रही है आपकी आवाज। वो आई थिंक म्यूट हो गया था। अच्छा, डायनामिक थीमिंग पे हम चलते हैं। तो डेफिनेशन, द एबिलिटी टू स्विच थीम्स एट रन टाइम। ठीक है, कि जो आप डिफरेंट थीम्स के अंदर जो स्विचिंग कर रहे होते हैं, लाइक आजकल आपने सोशल मीडिया ऐप्स में व्हाट्सएप है या फेसबुक है या इंस्टा है या जो भी आप सोशल मीडिया ऐप्स, तकरीबन सारी जितनी भी ऐप्स हैं सोशल मीडिया ऐप्स से हट के भी सब में डार्क मोड भी होता है। ठीक है, लाइट मोड भी है, डार्क मोड भी है। तो आप उसमें स्विचिंग कर सकते हैं, टॉगलिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो डायनामिक थीमिंग का ये मतलब है कि आपकी मर्जी है, आप जो है वो डार्क थीम यूज करें या लाइट थीम यूज करें। तो वो भी आप एक जो है वो अपनी ऐप के अंदर डबल थीम जो है वो डालेंगे। ठीक है। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आप थीम्स ऐड करेंगे लाजमी। ठीक है, बेसिक थीम जो है वो लाजमी ऐड करने हैं, लाइट एंड डार्क थीम। इसके हट के अगर आप कोई अपना कस्टम थीम बनाना चाहते हैं तो वो भी आप जो है वो अपनी ऐप के अंदर अपनी कोई कलर स्कीम्स रखना चाहते हैं। ठीक है, लाइक अगर कोई फूड ऑर्डरिंग ऐप है तो उसमें आप कलर कम्बिनेशन, जिस तरह फूड पांडा वालों ने पिंक कलर रखा है, तो इस तरह आप अपनी ऐप के कोई भी एक कलर स्कीम जो है वो चूज करके थ्रू आउट दी ऐप एक कंसिस्टेंट कलर स्कीम यूज करके एक प्रॉपर एक वेल अलाइंड जो है वो ऐप या वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐप आप एक बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है मैनेजिंग फॉन्ट्स एंड आइकन्स। अगेन ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप अपनी ऐप के अंदर जो फॉन्ट्स या आइकन्स रखेंगे वो उसकी जो अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, रीडेबल हो। ठीक है। और कंसिस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट दी ऐप। हर जगह आपने अगर बटन का स्टाइल लेट्स से कि स्क्वायर फॉर्म में रखा हुआ है या राउंड फॉर्म में आपने बटन्स बनाए हुए हैं, तो थ्रू आउट दी ऐप बटन्स जो है वो इसी तरह राउंड फॉर्म में होने चाहिए। कंसिस्टेंट का ये मतलब है। ठीक है, कि रेगुलरिटी हो उसमें, चेंज ना हो। और स्क्रीन के अंदर आपने जो है ना वो स्टाइल्स बिल्कुल चेंज किए हुए हैं, कलर स्कीम्स भी चेंज की हुई हैं। ठीक है। और रीडेबल भी नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो आप जो है वो प्रॉपरली अपने आइकन्स को, अपने फॉन्ट्स को प्रॉपर मैनेज करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। ठीक है, यहाँ देखें, इसके लिए लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स की लाइब्रेरी होती है जिसमें आप बिल्ड इन आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह प्रोफाइल, अगर आप प्रोफाइल की जगह जिस तरह आपने फोटो अपलोड करनी होती है तो उससे पहले बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल की जगह वो यूज़र के जो बंदा सा होता है उसकी जो है वो आपके पास फोटो आ रही होती है। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट होती है, वो वेक्टर आइकन्स होते हैं आपके पास, आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बटन्स के अंदर आप कोई आइकन्स यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, ये सेकंड था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पार्ट, के आपने एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को समझना है। लाइक किस फाइल के अंदर कौन सी फाइल है, या जो एक ट्री बन रहा है वो किस फॉर्म में बन रहा है, एक हायरार्की जो बन रही है वो किस फाइल में।
किस तरह बन रही है, फाइल्स किधर पड़ी हुई हैं, डायरेक्टरीज किधर पड़ी हुई हैं, जेसन फाइल्स कहाँ पड़ी हुई हैं, सीएसएस फाइल्स, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको, जो एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है वो, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जो है मस्ट है। बिकॉज अगर इन केस कोई एरर आता है, ठीक है, या कोई ऐप की ऐप क्रैश होती है, तो उस केस में आपको स्ट्रक्चर का जब नॉलेज होगा तो आप इजीली एरर को डिटेक्ट कर सकेंगे और इजीली उसको क्या कर सकेंगे, आप उसको रिमूव कर सकेंगे। ठीक है। तो जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। जाहिर है जितनी बड़ी आपकी ऐप होगी, जितनी ज़्यादा उसके अंदर फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, फोल्डर्स हैं, ठीक है, तो उसको प्रॉपर जो है वो मैनेज करना भी आपको पड़ेगा। ठीक है। ऐप डॉट जेएस आपकी मेन फाइल होती है, जिस तरह इंडेक्स फाइल होती है, इस तरह बाकी जो फाइल्स हैं आपकी कंपोनेंट्स की फाइल्स हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स का फोल्डर आपने बनाया हुआ है, उसमें मल्टीपल स्क्रीन्स की डिफरेंट डिफरेंट आपने फाइल्स रखी हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आपके क्या है, यूआई कंपोनेंट्स की बात हो रही है, जिसमें बटन्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास हेडर्स फुटर्स आ जाते हैं, स्क्रीन्स आ जाती हैं, नेविगेशन बार्स आ जाते हैं, ड्रायर्स आ जाते हैं, टैब ड्रायर है, बॉटम ड्रायर है, नेविगेशन ड्रायर्स हैं। ठीक है। तो इसके भी दो टाइप्स हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंटेशनल वर्सेस कंटेनर कंपोनेंट्स। दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, प्रेजेंटेशनल भी है और कंटेनर भी है। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि जो आपके प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स में आपका यूआई आ जाता है, ठीक है, और कि किस तरह इसकी लुक क्या है, प्रेजेंटेबल फॉर्म आपने बनानी होती है। जबकि कंटेनर में आपका क्या आ जाता है, लॉजिक आ जाती है कि ये काम किस तरह का रही है, हाउ आ जाता है। ठीक है। हाउ इट वर्क्स, लॉजिक में हाउ इट वर्क्स है, और प्रेजेंटेशनल में जो आपको फ्रंट एंड है वो नज़र आ रहा होता है कि हाउ इट लुक्स। फिर स्टेट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशनल में स्टेट मैनेजमेंट नहीं होती, जबकि कंटेनर में आप स्टेट को प्रॉपरली मैनेज कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने यू स्टेट यूज़ किया था, तो वो कंटेनर था, ठीक है, वो कंटेनर कंपोनेंट था जिसमें आप ऐप की स्टेट को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर डेटा सोर्स की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशनल में प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉप्स होती हैं, और जबकि कंटेनर में एपीआईज होती हैं, ठीक है, स्टेट होती है। रीयूजेबिलिटी प्रेजेंटेशनल हाई, मतलब आपने एक बटन बना लिया है तो आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हो, उसी कोड से आप जो है वो 10 बटन्स बनाए, 100 बटन्स बनाए, ठीक है, तो कोड वही है, बार बार रीयूज हो रहा है। या आपने एक जगह जो स्टाइल रखा हुआ है वो बाकी सब सारी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर आप वही स्टाइल्स रख रहे हैं, तो रीयूजेबिलिटी हाई है। जबकि कंटेनर कंपोनेंट में रीयूजेबिलिटी क्या है, लो होती है। अच्छा, उसके बाद कम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशनल सिंपल है, सिंपल कोड होता है, आपको डिजाइनिंग का कोड नज़र आ रहा होता है, पता चल रहा होता है। जबकि कंटेनर में ज़रा आप एपीआईज को यूज़ कर रहे होते हैं तो कोड ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसमें आप अगर फॉर एग्जांपल कोई डेटा जो है वो एपीआई के थ्रू गेट कर रहे हैं, ठीक है, तो या आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं सर्वर को, तो वहाँ फिर आपकी कम्प्लेक्सिटी कंटेनर के अंदर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, फिर हम दोबारा आगे अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। ये तो बीच में आपकी प्रेजेंटेशनल वर्सेस कंटेनर कंपोनेंट्स आ गए थे, तो वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद है क्रिएटिंग रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, कि आपने जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है कि सेल्फ कंटेन्ड, फंक्शनल एंड स्टाइल कंसिस्टेंट कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि सेल्फ कंटेन्ड और फंक्शनल एंड स्टाइल कंपोनेंट्स का क्या मतलब है, आप अगर देखें तो यहाँ आप सेल्फ कंटेंट का मतलब ये होता है कि मतलब कि इंडिपेंडेंटली जो वर्क कर रहा हो, ठीक है, खुद ब खुद, खुद मुख्तार, और खुद ब खुद जो है वो काम कर रहा हो, तो वो सेल्फ कंटेंट की कैटेगरी में आ जाता है। फंक्शनल, फंक्शनल मींस परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसमें क्या है कि
फंक्शनैलिटी शो हो रही होती है, और लास्ट पे आ जाता है स्टाइल कंसिस्टेंट, कि आपने थ्रू आउट दी ऐप मल्टीपल स्क्रीन्स के अंदर डिज़ाइन जो है वो एक ही रखा हुआ है, सेम डिज़ाइन रखा हुआ है, यूनिफॉर्म रखा हुआ है। तो ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स में आ जाता है, और बटन कंपोनेंट्स भी आप इसमें बना सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट, ये ऑलरेडी आप लोग स्टेट यूज़ कर चुके हैं, कि जिसमें आप ऐप की स्टेट को मैनेज करते हैं कि करंट स्टेट कौन सी है और अपडेटेड स्टेट कौन सी है। ठीक है। फिर इसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्सेस रिडॉक्स। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या रहता है कि जो ये बिल्ड इन फीचर है रिएक्ट का और शेयरिंग डेटा ग्लोबली। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरी की नीड नहीं होती। सेकेंडली, कॉन्टेक्स्ट एपीआई अब आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आपकी जो ऐप है वो स्मॉल हो या मीडियम साइज ऐप हो, डेटा आपका सिंपल हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट ना हो। ठीक है। तो वहाँ आप जो है क्या यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं। जबकि रिडॉक्स की बात करें तो रिडॉक्स क्या है, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। फिर इसके अंदर अगर हम फीचर्स की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड स्टोर, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, ट्रस्ट। ठीक है। यूज एक्शंस, रिड्यूसर, स्टोर। इसमें बेसिकली आप रिडॉक्स के अंदर जो है वो डिस्पैचर्स, रिड्यूसर्स वगैरह यूज़ करते हैं, और जब आपकी ऐप लार्ज स्केल हो, कॉम्प्लेक्स डेटा सेट हो, बड़ी ऐप हो, तो हाँ आप रिडॉक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। डिपेंड्स ऑन ऐप के, ऐप का आपका डेटा सेट जो है वो कितना बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, या ऐप जो है वो अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसके लिए फिर आप रिडॉक्स यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी अपना जो है वो डेटा को फैच कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं सर्वर को। तो ये सारे काम जो है वो आप इन दोनों से कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर ऐप साइज, डेटा सेट कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। ठीक है। तो वहाँ आप जो है ना अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रिडॉक्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हैंडलिंग एसिंक डेटा। एसिंक डेटा बेसिकली क्या है, जो आप फैचिंग कर रहे होते हैं और डेटा को डिस्प्ले करा रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। इसको बोलते हैं एसिंक डेटा, के मींस लोडिंग डेटा इन द बैकग्राउंड विदाउट ब्लॉकिंग द एप्स यूआई, कि जो ऐप्स का यूज़र इंटरफेस नज़र आ रहा है उसको ब्लॉक किए बगैर आपके ऐप के अंदर डेटा जो है वो सर्वर के थ्रू जो आप गेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, लोड हो रहा होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आ जाती है। फिर इसके अंदर आप एक्सियोस यूज़ करते हैं। एक्सियोस में क्या है कि कंटिन्यूस रनिंग स्मूथली, फेच डेटा व्हेन इट्स रेडी, अपडेट्स द यूआई आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। बेसिकली जो एक्सियोस होता है वो क्या होता है कि आप एक जावास्क्रिप्ट, आप कह लेंगे HTTP रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए सर्वर को हम एक्सियोस यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो है वो एपीआई रिक्वेस्ट्स होती हैं और डेटा को फैच किया जाता है, यूज़ इफेक्ट के थ्रू आप उसको फैच कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाता है, नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेविगेशन में मीन्स कि आप जो मल्टीपल स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो नेविगेट कर रहे होते हैं, जिस तरह लैब में भी आपने, लास्ट लैब में भी स्टैक नेविगेटर को यूज़ किया था। ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है वो स्टैक, टैप एंड ड्राई नेविगेटर्स, कोई भी नेविगेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप देखेंगे कि टैप नेविगेटर्स कौन से हैं, ड्राई नेविगेटर कौन से हैं। ये लैब के अंदर आप इसके ऊपर जो है ना टास्क हैं प्रॉपरली, कि आप जो है ना वो बॉटम टैप नेविगेटर और ड्रायर नेविगेटर को किस तरह क्रिएट करते हैं और अपने ऐप के अंदर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग नेस्टेड नेविगेशंस अगेन, के मल्टीपल नेविगेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल ऐप के अंदर, के एक नेविगेशन के अंदर दूसरी नेविगेशन हो। ठीक है। लाइक स्टैक के अंदर आप टैप नेविगेटर यूज़ कर रहे हो,
या टैब के अंदर ड्रायर नेविगेटर यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह के कम्बिनेशन से भी आप एक ऐप जो है ना वो बिल्ड कर सकते हैं, कि जिसके अंदर डिफरेंट नेविगेशन हैं और सारी की सारी क्या हैं, नेस्टेड फॉर्म में है। ठीक है। मैनेजिंग डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज आपको ऑलरेडी पता है कि जो आप स्नैक एक्सपो के ऊपर भी इंटरनेट के थ्रू अपडेट कर रहे होते हैं, कि वो लाइब्रेरीज हैं जो कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर या वो मॉड्यूल्स जिनको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे हों, तो वो डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। ठीक है, जिसमें कोर थर्ड पार्टी या डेव डिपेंडेंसीज हो सकती हैं। आप इनको एक्सटर्नली भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं डिपेंडेंसीज को, और इंटरनली भी ऐड कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, और इंस्टॉलेशन के थ्रू भी आप डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। जिस तरह CLI के थ्रू, आप NPM के थ्रू कोई डिपेंडेंसी ऐड करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हैंडलिंग डिपेंडेंसी अपडेट्स, अगेन कि आप जिस तरह वर्जन चेंज हो रहे होते हैं, तो उसमें आप जो है वो अपडेट करते रहते हैं डिपेंडेंसीज को। जो भी नया वर्जन लॉन्च हुआ है मोबाइल का, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप क्या कर रहे होते हैं, उसको अपडेट कर रहे होते हैं। और अगर आउटडेट हो गए डिपेंडेंसीज, तो उसको आप क्या करें, प्रॉपरली चेक करें, देखें। और ऑटोमेटिकली अब तो स्नैक एक्सपो आपको बता देता है कि आप डिपेंडेंसी को अपडेट करें, तो वहाँ आप अपडेट डिपेंडेंसी के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ से अपडेट हो जाती है। ठीक है। रिमूविंग अनयूज डिपेंडेंसीज, के वो डिपेंडेंसीज जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे, ऐसी आपके ऐप के कोड के अंदर लिखी हुई हैं, आप उनको रिमूव कर दें। जब आप उनको यूज़ नहीं कर रहे, उनके कंपोनेंट्स को यूज़ नहीं कर रहे, तो आप उनके लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बेशक उनको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो उनको रिमूव करना है आपने, और उनको आइडेंटिफाई करना है ऐसी डिपेंडेंसीज को पहले जो कि अनयूज्ड हों। मैनेजिंग environment variables. Environment variables stores sensitive data separately from the application code। जिस तरह आप कोई एंड्रॉयड स्टूडियो का environment, जिस तरह आपको एक असाइनमेंट भी मिली थी कि आप जब उसको इंस्टॉलेशन कर रहे थे, तो आप उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे। ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं कि डिफरेंट जो है वो वेरिएबल्स हैं, जिस तरह डॉट NV है या दूसरा है, तो वो आप एक प्रॉपर सेटअप क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स उसको देते हैं, और जो है वो इंस्टॉलेशन के दौरान ही आप उसको पाथ देते हैं। तो एक प्रॉपर एक मेथड के थ्रू आप पूरा का पूरा जो है वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आ रहती है। फिर डिबगिंग एंड एरर हैंडलिंग, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, कि डिबगिंग के डिफरेंट मेथड्स थे, कि आपने किस तरह कोड के अंदर डिबगिंग करनी है, और अपने कोड के अंदर एरर्स को आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, लाइक फ्लिपर को आप यूज़ कर रही हैं, या आप ओके, आई थिंक इंटरनेट का इशू हो गया था, और इस वजह से मेरे ख्याल से मीटिंग जो है वो पॉज हो गई थी। अब मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके, डिस्कनेक्ट हो गई थी आई थिंक। तो हम बात कर रहे थे डिबगिंग के ऊपर, के implementing error boundaries for graceful error handling। टेस्टिंग कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स आप बना रहे हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, अपनी ऐप के अंदर, उनको प्रॉपरली आपने इंडिपेंडेंटली आपने टेस्ट करना है, और ये इंश्योर करना है कि आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स ऐप के अंदर जितने भी हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हों, जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सारे के सारे जो है वो कंपोनेंट्स प्रॉपरली टेस्टिंग के फेज से गुजरे, और वो
सही काम कर रहे हो। तो इसमें जिस तरह आप कोई बटन बनाते हैं और उसको आप टेस्ट करते हैं, बटन के कंपोनेंट्स को आप टेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। फिर ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस। ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो मेमोराइजेशन या आपकी जो ऐप की परफॉर्मेंस है वो बेटर होनी चाहिए। रेंडर टाइम। रेंडर टाइम का क्या मतलब है कि डेटा जितने जल्दी आपका शो होता है गेट होने के बाद सर्वर्स के थ्रू या एपीआई के थ्रू, तो जितनी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन होगी, परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी आपकी ऐप की, उतना जो है वो या आपकी जितनी मेमोरी यूजेज कम है, उतनी आपकी जो है वो परफॉर्मेंस ऐप की बेटर है। ठीक है। तो आपका इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है कि पहली बात तो यह है कि कंसिस्टेंट फोल्डर स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने प्रॉपर जो है ना फोल्डर की अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर रखनी है कि डायरेक्टरीज आपने बनानी है। और फिर इसके बाद जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उसको आपने कंट्रोल करना है, उनको प्रॉपरली अपडेट करना है टाइम टू टाइम। ओवर डिपेंडेंसी आपने नहीं करनी कि बार बार आपने जो है ना वो 3 4 दफ़ा एक ही डिपेंडेंसी को आपने ऐड किया हुआ है, या ऐसी डिपेंडेंसीज आपने ऐड की हुई हैं जिनके कंपोनेंट्स को आप यूज़ ही नहीं कर रहे। ठीक है। तो ऐसी लाइब्रेरीज को आप जो है ना वो अननेसेसरी डिपेंडेंसीज को, या जो ओवर यूज़ है या ओवर डिपेंडेंसीज हैं, डुप्लीकेट्स हैं, उनको आप रिमूव कर दें। तो तभी वेल स्ट्रक्चर एक प्रोजेक्ट बन सकता है। जिस तरह ई कॉमर्स ऐप है, ठीक है, जो भी आप ई कॉमर्स ऐप ले ले, लाइक शॉपिफाई है, दराज है, ईबे है। तो उसके अंदर देखें कि आपके पास डार्क थीम भी होते हैं और लाइट मोड के थीम्स भी होते हैं। तो आप उनको प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्क्रीन्स या डिफरेंट प्रोडक्ट्स या आपके ऐड टू कार्ट का जो ऑप्शन है वो प्रॉपरली आपको शो हो रहा होता है। ठीक है। तो आप जो है वो डिफरेंट जो है वो ऐप्स इस तरह की यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर जो है वो आपकी जो है प्रॉपर थीमिंग हुई भी होगी या प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड ऐप बनी होगी। और लास्ट पे आपके पास क्या रहता है, फाइनल थॉट्स एंड रिकमेंडेशंस, रिसोर्सेज फॉर फर्दर लर्निंग एंड थैंक यू। तो ये लेक्चर जो है वो आपका मिड टर्म का पार्ट नहीं है। मिड टर्म के पार्ट में जो है वो आपका लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 16 तक होगा, जबकि ये 17 एंड 18 है उससे आगे के हैं। तो मैं इनका आगे भी आपको स्टार्ट करवा दूं, बिकॉज आगे कोई पता नहीं है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कब तक चलेंगी। अभी तक तो चल ही रही है फिलहाल इस वीक। तो कल मैंने आपको बताया कि कल आपका जो है वो लैब मिड टर्म होगा। खान आपके साथ टाइम्स वगैरह शेयर कर देंगे जो भी आप टाइम रखते हैं।